नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और उसकी प्रश्नावली 3.5 के बारे में आज हम बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वज्र गुणन विधि, कि किस तरह से हम वज्र गुणन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा कि किस तरह से हम रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने विधियां की हैं उसमें सबसे पहले हमने बात की ग्राफीय विधि की, जिसमें हमने ग्राफ के माध्यम से रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो ज्ञात किया। उसके बाद हमने सीखा कि किस तरह से प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात कर सकते हैं। और प्रतिस्थापन विधि के बाद हमने सीखा कि किस तरह से हम विलोपन विधि के द्वारा जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका हम हल ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और विधि के द्वारा रैखिक समीकरण युग्म है जो उसका हल ज्ञात करने का जो प्रयास है वो करेंगे, और सीखेंगे कि किस तरह से जो वज्र गुणन विधि है इसकी सहायता से हम रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए जो हमारे पास विधि है वो है वज्र गुणन विधि, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारे पास कोई भी अगर रैखिक समीकरण दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, तो वज्र गुणन विधि से उसका हल ज्ञात करने के लिए एक बार हम इसके चरण देख लेते हैं कि इसके क्या क्या चरण हो गए जिसकी सहायता से हम उसका जो हल है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दो मानक रैखिक समीकरण ले लेते हैं। तो पहला जो मानक रैखिक समीकरण है वो ले लेते हैं हम a1x जमा b1y जमा c1 बराबर है 0 1, और इसी तरह से दूसरा a2x जमा b2y जमा c2 बराबर है 0, ये दूसरा। तो ये हमने दो मानक रैखिक समीकरण ले लिए, या फिर रैखिक समीकरण युग्म हमने एक ले लिया है। अब हमें वज्र गुणन विधि से कैसे वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके हम जो ये रैखिक समीकरण युग्म है इसका हल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमने अनुपातों की सहायता से सीखा था कि जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका किस प्रकार का हल होगा। तो एक बार सबसे पहले हम इसका ये ज्ञात कर लेंगे कि हल इसका किस प्रकार है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर पहला जो केस है उसमें अगर a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। इसके बाद एक केस हमारे पास होता है कि अगर a1 बटे में a2 बराबर हो जाए b1 बटे में b2, और ये बराबर नहीं है c1 बटे में c2, तो इस स्थिति में कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो दूसरी स्थिति में हमारे पास कोई हल नहीं है। और तीसरा केस हमारे पास है कि अगर a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 बराबर है c1 बटे में c2, यानी कि ये तीनों ही आपस में बराबर हो जाएं, तो इस केस में हम लिखते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। तो यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब यहाँ पे
जब आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का हल है, तो इस केस में जब अद्वितीय हल होता है यानी कि x और y का एक मान आता है, तो उसको हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले b1 b2 फिर c1 c2 फिर a1 a2 और फिर b1 b2 ये आप लिख लेंगे। और यहाँ ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1। एक स्टेप हो गया। इसके बाद दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे x लिख दिया, बटे में इसकी इसके साथ गुना b1 c2 सॉरी b1 c2 माइनस इसकी इसके साथ गुना, क्या हो जाएगा हमारे पास b2 c1 बराबर है। अब y के लिए इसकी इसके साथ गुना c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर है। अब एक के लिए इसकी इसके साथ गुना a1 b2 माइनस a2 b1 तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। इसके बाद आप फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे, फर्स्ट को और थर्ड को इक्वेट कर देंगे। फर्स्ट है हमारे पास x बटे में b1 c2 माइनस b2 c1 और ये हमारे पास एक बटे में a1 b2 माइनस a2 b1। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। ठीक इसी तरह से सेकंड को और थर्ड को सोल्व करोगे तो y बटे में c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर है एक बटे में a1 b2 माइनस a2 b1। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो यहां से x का मान मिल जाएगा और यहां से हमारे पास y का मान मिल जाएगा। यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि जो a1 b2 माइनस a2 b1 ये 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये जो टर्म है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से आप देखें कि x का मान क्या आ जाएगा, x का मान ये यहां पे आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b1 c2 माइनस b2 c1 बटे में a1 b2 माइनस a2 b1 तो ये x आ जाएगा। ठीक इसी तरह से y का मान आ जाएगा हमारे पास, ये इधर आ जाएगा तो c1 a2 माइनस c2 a1 बटे में a1 b2 माइनस a2 b1। अब आप देखेंगे कि अगर ये 0 हो गया तो x और y ये हमारे पास अपरिभाषित हो जाएंगे। तो इस वजह से हम लिखते हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1 किसके बराबर, 0 के बराबर नहीं है, ताकि ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं हो। तो इस तरह से आप जो x और y का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन स्टेप्स को यूज करके आप जो वज्र गुणन विधि है इसकी सहायता से जो x और y का मान है या फिर रैखिक समीकरण युग्म है जो उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे इसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। देखो आप यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है ना, तो यहाँ पे भी क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पे भी क्रॉस बना हुआ है, तो इस वजह से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या वज्र गुणन विधि बोलते हैं। आइए अब एक उदाहरण की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम वज्र गुणन विधि की सहायता से जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका हल ज्ञात करेंगे। तो यहां पे हम ले लेते हैं कि नीचे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म
का अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ज्ञात कीजिए। तो यहां पे नीचे तो रैखिक समीकरण दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है कि अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसके बाद यदि अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो अगर हमारे पास अद्वितीय हल आ जाता है तो उसको वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। और जो रैखिक समीकरण युग्म है वो है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर है 0 और 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर है 0। तो ये हमारे पास वो दो रैखिक समीकरण है या फिर रैखिक समीकरण युग्म है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इसका हल किस प्रकार का है ये हमें बताना है और फिर उसके बाद हमें बताना है कि जो अगर इसका अद्वितीय हल है तो इसको आपको वज्र गुणन विधि के द्वारा ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों इसका हल देख लेते हैं। तो इसके हल के लिए सबसे पहले तो हम इसको ये दोनों समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण एक है हमारे पास 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर है 0, समीकरण एक। और इसी तरह से हमारे पास समीकरण 2 है 2x जमा वाई माइनस 4 माइनस 5 बराबर है 0। तो ये हमारे पास समीकरण 2 है। तो अब इन दोनों समीकरणों को जब हम मानक समीकरणों के साथ इनकी तुलना करते हैं तो हमारे पास जब हम इसकी तुलना करेंगे a1x जमा b1y जमा c1 बराबर है 0 के साथ और इसकी तुलना समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0 के साथ, तो हम पाएंगे कि एक a1 का जो मान है वो है 3, b1 का मान है वो -2 और c1 का मान है वो -4 है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे a2 का जो मान है वो 2 है, b2 का मान है जो देखो y अकेला ही है तो एक y है ये 1 है और c2 का मान है -5। तो अब हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं यानी कि a1 बटे में a2, a1 बटे में a2, a1 है 3 और a2 है 2 तो 3/2 हो गया। इसी तरह से b1 बटे में b2 तो b1 है -2 और b2 है 1, -2 बटे में 1 यानी कि ये तो -2 ही हो गया। और c1 बटे में c2, c1 है -4 और c2 है -5 तो ये 4 बटे में 5 हो गया। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के, क्योंकि a1 बटे में a2 तो 3/2 आया और b1 बटे में b2 -2 आया तो ये बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। तो अब हमें पता चल गया कि अद्वितीय हल है। अब आगे कहा गया है कि अगर अद्वितीय हल है, अगर अद्वितीय हल है तो इसको आपको वज्र गुणन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, इसको वज्र गुणन विधि के द्वारा ज्ञात करना है। अब वज्र गुणन विधि में हमारे पास क्या होता है, हम लिखते हैं b1 b2
C1 B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2। यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1। अब इसमें मान रख देते हैं हम, यहाँ तो देखो x ही रहेगा। B1 B2 -2 और 1, C1 C2 है -4 और -5, A1 A2 3 और 2, B1 B2 -2 और 1। तो ये हमने मान यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनके जो मान है वो रख दिए। तो ये x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे 1 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, अब हम क्रॉस करेंगे तो x बटे में इसकी इसके साथ -2 की -5 के साथ करेंगे तो 10 हो जाएगा माइनस। अब इसकी इसके साथ 1 की और -4 की करेंगे तो 1 की और -4 की करेंगे तो माइनस के 4 बनेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर है y बटे में। अब फिर यहां से इसकी इसके साथ करेंगे तो -4 की और 2 की करेंगे तो -8 हो जाएगा माइनस, ये माइनस आप पहले ही लिख लें। अब इसकी इसके साथ करेंगे -5 की और -5 की और 3 की करेंगे तो माइनस के 15 और ये माइनस पहले ही है तो प्लस के 15 है, बराबर है 1 बटे में। अब इसकी इसके साथ करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 2 की -2 के साथ करेंगे तो -4 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब यहां से हमारे पास x बटे में ये 14 हो जाएगा, ये हमारे पास y बटे में -8 और प्लस के 15 तो 7 आ जाएगा और 1 बटे में 7। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को अलग ले लेते हैं। तो x बटे में 14 बराबर है 1 बटे में 7 और सेकंड को थर्ड को अलग लेते हैं, y बटे में 7 बराबर है 1 बटे में 7। तो आप देखेंगे इस 14 को आप यहाँ ले आए सीधा ही तो x का मान आ जाएगा। तो या फिर आप आर पार गुणा कर दें, 7x बराबर है 14, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अगर हम इस 14 को इधर ले आए तो x का मान हो जाएगा 14 बटे में 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x का मान आ जाएगा 2। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, आप इसके आर पार गुना करेंगे तो ये 7x बराबर है 14 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 14 बटे में 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ से भी 2 ही आएगा, वो सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखो आप 7 को ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, या फिर सभी में जो कॉमन रहती है बात, इस 7 को आप इधर ले आओगे तो 7 डिवाइड बाई 7, 7 बटे में 7 आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो y का मान हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया x का मान तो हमें मिल गया 2 और y का मान हमें मिल गया 1। तो ये हमारे पास अद्वितीय हल आ गया। तो प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह से हम एक बार जांच कर लेते हैं कि हमने जो हल निकाला है वो सही है या नहीं है, इसका सत्यापन कर लेते हैं, इसकी जांच कर लेते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास 3x - 2y - 4 बराबर है 0। तो x की जगह पे 2 रखेंगे, 3 गुना में 2 -2 गुना में y की जगह पे 1 रखेंगे, -4 बराबर है 0, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो -2 - 4 बराबर है 0। देखो माइनस के 2 और माइनस के 4, माइनस के 6, 6 - 6 बराबर 0, तो 0 बराबर है 0, तो बिल्कुल सही है। अगर आप दूसरा समीकरण भी लेना चाहें तो ये है 2x जमा y -5 बराबर है 0, तो 2 गुना में x का मान है 2 प्लस y का मान है 1 -5 बराबर है 0, 2 दूनी 4 प्लस 1 -5 बराबर है 0, 4 और 1 5, 5 - 5 बराबर है 0, तो 0 बराबर है 0, तो ये भी हमारे पास सही है। तो हमने दोनों ही समीकरणों से ज्ञात कर लिया कि जो हमने जो हल निकाला है वो बिल्कुल सही है, दोनों समीकरणों को वो संतुष्ट करता है, यानी कि हमने अपने आंसर की जांच कर ली है कि हमारा जो हमने जो मेथड यूज किया है, जिस प्रोसीजर से हम चले हैं उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप जो वज्र गुणन विधि है उसमें सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे कि किस प्रकार का हल है, और अगर अद्वितीय हल है
तो आप इस तरीके से चल के अद्वितीय हल यानी कि x और y का जो मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब एक और समस्या लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो हमारे पास समस्या है इसमें कहा गया है निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और वज्र गुणन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले तो क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो समस्या है उसमें कहा गया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो जब अंश में से 1 घटाया जाता है तो वो कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। और वह 1/4 हो जाती है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में 8 जोड़ देते हैं तो फिर वो 1/4 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, वो भिन्न ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन दी हुई है और उन 2 कंडीशन को यूज करके हमें इस समस्या का हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर इसके हल की बात करें तो हमारे पास एक भिन्न दी हुई है, तो हम उसमें मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश, तो भिन्न का जो अंश है उसको हम x मान लेते हैं तथा भिन्न का हर, भिन्न का जो हर है उसको y मान लेते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे पास भिन्न बनेगी वो क्या होती है, अंश बटे में हर होती है, यानी कि x बटे में y। तो हमें क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करनी है, यानी कि x और y का मान निकाल के यहाँ पे ऐसे रख देंगे तो हमें भिन्न ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बात कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अब जो कंडीशन दी हुई है उसको हम यूज करेंगे। इसने क्या कहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। भिन्न हमारे पास x बटे y है और जब इसके अंश में से 1 घटा दें तो अब यहां पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है हमारे पास, प्रश्नानुसार कि भिन्न है जो 1/3 हो जाती है कब, जब इसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो अंश में से 1 घटाना है, तो अंश हमारा x है तो इसमें से 1 घटाना है, हर में कोई चेंज नहीं करना है। तो जब अंश में से, इस भिन्न के अंश में से 1 घटा दिया तो ये किसके बराबर होगी, 1/3 के बराबर होगी। तो यहाँ पे हमने इसको इक्वल लिख दिया, बराबर लिख दिया इसके। अब इसका आर पार गुना करें तो हमारे पास आ जाएगा 3x - 3 बराबर है y। अब y को इधर ले आए और हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 3x - y - 3 बराबर है 0। तो ये हमें समीकरण 1 मिल गया। इसी प्रकार दोबारा प्रश्नानुसार, दोबारा से हम प्रश्न के अनुसार देखें अगर, तो अगली बार क्या है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब की बार हर में है, यहाँ पे तो घटाया था अंश में से, अब की बार हर में जोड़ा है। तो भिन्न हमारे पास x बटे y है, अंश में अब की बार कुछ नहीं किया, हर में 8 जोड़ दिया। तो हर में 8 जोड़ दिया तो ये किसके बराबर होगी, 1/4 के बराबर होगी। अब फिर हमने आर पार गुना कर दी तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4x बराबर है y जमा 8, इसको इधर ले आएंगे 4x - y और -8 बराबर है 0। तो ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया। तो हमारे पास अब 2 समीकरण आ गए। अब इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन समीकरणों को दोबारा लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x - y - 3 बराबर है 0, समीकरण 1। और इसी तरह से समीकरण 2 है 4x - y - 8 बराबर है 0। अब यहाँ से a1 का मान, जब इनको मानक समीकरणों के साथ इनकी तुलना करेंगे तो a1 का मान 3 आ जाता है,
B1 का मान -1 आ जाता है और C1 का मान -3 आ जाता है। इसी प्रकार A2 का मान 4 आ जाता है, B2 का मान -1 आ जाता है और C2 का मान -8 आ जाता है। अब हमारे पास A1, B1, C1, A2, B2, C2 आ गया हमारे पास। अब आप देखेंगे कि A1 बटे, आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे A1 बटे में A2 आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि A1 बटे में A2, A1 बटे में A2 कितना है हमारे पास 3/4 और B1 बटे में B2, B1 है हमारे पास -1 और B2 भी -1, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1। इसी तरह से C1 बटे में C2 हमारे पास कितना है, ये -3 बटे में -8, तो 3/8। तो A1 बटे में A2 ये बराबर नहीं है B1 बटे में B2 के, तो एक अद्वितीय हल मिलेगा हमें, अद्वितीय हल हमें मिल जाएगा। अब अद्वितीय हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अद्वितीय हल ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं x, यहाँ पे ऐसे लिख लो पहले, B1, B2, C1, C2, A1, A2 और B1, B2, यहाँ पे x, y और 1, तो यहाँ पे x लिखेंगे। चलो ये पहले x, B1, B2 का मान लिखें। B1, B2 हमारे पास -1 और -1 है, C1, C2 हमारे पास -3 और -8 है, A1, A2 हमारे पास 3 और 4 है और B1, B2 हमारे पास B1 और B2 हमारे पास -1 और -1 है। तो यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1, तो ये हमने लिख दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कर लेते हैं हम इधर x बटे में इसकी इसके साथ -1 की -8 के साथ करेंगे तो 8 बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब इसकी इसके साथ करेंगे तो माइनस पहले ही प्लस हो गया और ये माइनस है, ये तो माइनस ही बनेगा। -1 की -3 के साथ करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस पहले है तो ये -3 आ गया, बराबर है y बटे में इसकी इसके साथ करेंगे, -3 की 4 के साथ करेंगे तो -12 माइनस, इसकी इसके साथ करेंगे तो -8 की -3 के साथ करेंगे तो -24 और ये माइनस है तो प्लस का 24 हो जाएगा, बराबर है 1 बटे में इसकी इसके साथ करेंगे तो 3 की और -1 की करेंगे तो -3 माइनस 4 की और -1 की करेंगे तो -4, तो माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x बटे में 8 -3 5 आ जाएगा, y बटे में -12 और +12 प्लस के 24 तो प्लस के 12 आ जाएगा और 1 बटे में यहाँ पे -3 और प्लस के 4 तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो अब आप देखें कि इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं तो x बटे में 5 बराबर है 1 बटे में 1, तो 1/1 तो 1 ही होता है और यहाँ से सेकंड और थर्ड को लेते हैं y बटे में 12 बराबर है 1 बटे में 1, तो यहाँ पे आर पार गुना करें तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो x का मान हमारे पास 5 आ गया और y का मान 12 आ गया। तो इस प्रकार जो भिन्न है क्या थी हमारी x बटे में y, x का मान 5 और y का मान 12 तो 5/12, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आप चाहें तो इसकी जांच कर ले, एक बार जांच करते हैं। हमारे पास आंसर आ रहा है 5/12। उसने कहा है कि जब हम एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश में से 1 घटाया जाता है, जब इसके अंश में से 1 घटा दें तो इसके अंश में से 1 घटाएंगे तो 5 में से 1 घटा दिया तो ये 4/12 हो जाएगी। तो इसको कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12 तो 1/3 बन जाएगा। तो ये तो बात बिल्कुल सही होगी। दोबारा से देखते हैं, हमारी भिन्न 5/12 है और कह रहे कि ये 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब देखो हर में अगर हम 8 जोड़ दें तो 5 बटे में 12 और 8 20 हो जाएगा, तो 5 एकम 5
5 चौके 20 तो 1/4, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। उसने कहा था कि ये 1/4 हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने जो अपना आंसर है उसकी जांच कर ली है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, और जांच करने के बाद हमने पाया कि हमारा जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किया, जो हल हमने ज्ञात किया है वो बिल्कुल सही है। जो भी परिस्थिति दी हुई है उसको संतुष्ट करता है। हमने इसकी सत्यापन कर लिया है, उसकी जांच हमने कर लिया है। तो इस तरह से जब भी आप कोई रैखिक समीकरण युग्मों से संबंधित कोई भी प्रश्न करें तो उसकी जांच जरूर कर लें। हर एक क्वेश्चन की आप जांच कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो हल निकाला है वो सही है या फिर उसमें कोई त्रुटि, कोई कमी रह गई है, और उसको फिर आप ठीक कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह से ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि के साथ साथ हम एक और बीजगणितीय विधि जिसको हम वज्र गुणन विधि कहते हैं, इसकी सहायता से रैखिक समीकरण युग्मों का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। गणित विषय की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतनी ही गणित विषय के प्रति आपकी रुचि बढ़ती चलेगी। जितना ज़्यादा अभ्यास आप करेंगे उतनी ही आपकी त्रुटियां कम होती चलेंगी, क्योंकि अभ्यास के बिना आप प्लस माइनस की जो मिस्टेक है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, वो गलतियां होती रहती हैं। तो अभ्यास करने से वो सारी गलतियां दूर हो जाती हैं और गणित विषय में रुचि आपकी बढ़ती चलेगी और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं और ज़्यादा क्लियर होते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।